हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटी के नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 0R इन पॉलिटिकल जैगरन रेफर्स टू सस्पेंडेड मोशन, क्वेश्चन आर, अडजर्न्ड टाइम, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट आंसर बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर बनेगा। तो मैं आपको 0R के बारे में बता दूं कि 0R एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि इंडियन पार्लियामेंट की ही इनोवेशन है। इसको कहीं भी रूल्स और प्रोसीजर में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान में रखनी है, ठीक है। 0R जो है वो आपका क्वेश्चन आर के इमीडिएट बाद में स्टार्ट होता है और एजेंडा ऑफ द डे तक रहेगा, ठीक है। 0R में क्या है कि आपका विदाउट एनी नोटिस, विदाउट किसी भी नोटिस के जो है वो डिस्कशन या मैटर को जो है वो रेज किया जा सकता है 0R में। जो क्वेश्चन आर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आर जो है वो फर्स्ट किसी भी पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो सबसे फर्स्ट आर है वो आपका क्वेश्चन आर है, जहाँ पर आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्वेश्चंस भी 3 टाइप के बताए हुए हैं यहाँ पर कि स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको ओरली आंसर करना होता है, तो आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो साथ साथ में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो आपके अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर रिटर्न आंसर चाहिए, तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जा सकते। ऐसे ही जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो आपके 10 डेज़ का एडवांस नोटिस जो है देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और वो भी आपके ओरली ही आंसर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आर और 0R में कन्फ्यूजन होती है। तो जो क्वेश्चन आर है वो पहले एकदम शुरू की जो सबसे पहला आर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, दैट इज़ आपका क्वेश्चन आर। और जो क्वेश्चन आर के बाद में स्टार्ट होगा वो हमारा होगा 0R, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। तो जो राज्यसभा है हमारा, आर्टिकल कौन सा है राज्यसभा से रिलेटेड, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 हमारा राज्यसभा से डील करता है। और राज्यसभा जो है हमारा परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है ना, पार्लियामेंट का अपर हाउस परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा में वैसे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसकी टर्म 6 ईयर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में राज्यसभा की टर्म जो है वो 6 ईयर बताई गई है। एक और आपको ध्यान में रखनी है बात यहाँ पर कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये भी कहा गया है कि ये जो टर्म है राज्यसभा के मेंबर्स की, इसको प्रेसिडेंट कर्टेल कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ आपका 6 ईयर, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, which among the following was not constituted as per mandate of Constitution of India? Election Commission, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, इंटरस्टेट काउंसिल। तो हमारा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन बोला है। फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280, हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी अपने पिछले सेशंस में। जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये आर्टिकल 263 में मेंशन है। जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसको कौन इस्टेब्लिश करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है ये इस्टेब्लिश करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को। और जो इसकी नेचर होगी इसमें या ड्यूटीज़ होंगी उसके बारे में भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसको हेड, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात कर लें तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे इंटरस्टेट काउंसिल के। बाकी के मेंबर्स जैसे आपके सीएम होंगे स्टेट्स के। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर्स होंगे। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ के गवर्नर इसके मेंबर होंगे। पार्लियामेंट के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो इसके मेंबर होंगे, जिनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेंगे। ऐसे ही स्टेट के 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि नीति आयोग। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था 2015 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीति आयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी व्हाट डू वी कॉल अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर,
under which a further debate on a motion can be stopped. Closure, guillotine, expunction, recess. Recess क्या होती है? जो रिसेस है, जो आपका प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का जो पीरियड है उसको ही रिसेस बोलेंगे, जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो रिसेस हो गया आपका। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है क्लोजर। जब भी डिबेट हो गया है, किसी डिबेट को एंड करना है और उसकी वोटिंग करानी है तो उसके लिए क्लोजर मोशन जो है वो लाया जाता है। क्लोजर मोशन भी आपके चार टाइप के होते हैं। एक सिंपल क्लोजर होता है, एक आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स होता है, एक आपके पास कैंगारू मोशन होता है, एक आपके पास गुलेटिन क्लोजर होता है, सॉरी कैंगारू क्लोजर होता है। जो सिंपल क्लोजर है वहाँ पर वो तब लाया जाता है जब ऐसा माना जाता है कि आपका जो मैटर है उसको सफिशेंटली डिस्कस कर लिया गया है और अब इसको वोटिंग करनी चाहिए इसके ऊपर, तो उसके लिए सिंपल क्लोजर है आपका। क्लोजर वाय कंपार्टलाइज में आपका से मान लो कि कोई बहुत हैवी लेंदी विल है, तो उस लेंदी विल को क्या किया जाएगा, उसको पहले कंपार्टलाइज कर दिया जाएगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाएगा और उसके किसी एक पार्ट को डिस्कस उसके ऊपर डिबेट होगी और उसको एज अ होल मान के डिबेट होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी। ऐसे ही जो आपका कैंगारू क्लोजर है, कैंगारू क्लोजर में आपके इम्पोर्टेंट क्लोजेस को, किसी भी बिल के इम्पोर्टेंट क्लोजेस को डिस्कस किया जाएगा और जो बाकी के जो क्लोजेस हैं उनको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके गुलेटिन में क्या होगा कि आपके डिस्कस्ड पार्ट के साथ में अनडिस्कस्ड पार्ट को भी एक साथ वोटिंग पे डाल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोजर। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय member of treasury bench of the Lok Sabha, member of the parliament who is not a minister, minister in Lok Sabha, minister in any house of the parliament, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो प्राइवेट बिल होते हैं और आपके गवर्नमेंट बिल, क्या डिफरेंस है दोनों में ही? जो गवर्नमेंट बिल होंगे उसको जो है वो कौन इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके मिनिस्टर जो है वो जो भी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उसको गवर्नमेंट बिल माना जाता है। लेकिन जो बिल किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो एमपी के द्वारा, किसी मेंबर के द्वारा लेकर आया जाए उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो गवर्नमेंट बिल है उसको लाने के लिए 7 डेज़ का ही एडवांस नोटिस चाहिए। प्राइवेट बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ की एडवांस नोटिस लगेगी। जो गवर्नमेंट बिल है वो आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताता है और जो प्राइवेट बिल है वो क्या बताएगा, आपके ऑपोजिशन के स्टैंड को जो है वो प्राइवेट बिल बताएगा। तो ये जो डिफरेंस है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बीच में, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, When an ordinary will is referred to a joint sitting of both the houses of Indian Parliament, it has to be passed by simple majority। देखिए आर्टिकल 108 जो है वो आपका ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। आपकी ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? इन केस कोई बिल किसी हाउस में लेकर आया, उसके ऊपर डिस्कशन हुई और हाउस ने सेकंड हाउस में बिल पास कर दिया, तो सेकंड हाउस में क्या क्या है, या तो सेकंड हाउस उसको उसके ऊपर डिस्कशन करके उसको पास मान देगा, तो ऐसे केस में तो कोई डेडलॉक क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जब बिल जो है या तो सेकंड हाउस ने कोई अमेंडमेंट प्रपोज किया और उसको फर्स्ट हाउस ने नहीं माना, तो उस केस में क्या होगा, डेडलॉक क्रिएट होगा, या सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या कोई एक्शन नहीं लिया 6 मंथ तक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। जब डेडलॉक क्रिएट होगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपकी ज्वाइंट सिटिंग जो है उसको समन करेंगे आर्टिकल 108 में। तो ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, केसेस मैंने आपको बता दिए। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करेंगे, तो ज्वाइंट सिटिंग को हेड करेंगे हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये एक इनके पास में खास पावर है। तो राज्यसभा और लोकसभा इस केस में, ज्वाइंट सिटिंग के केस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसमें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही दोनों हाउसेस में वोटिंग होगी, कोई नया अमेंडमेंट इसमें लेकर नहीं आया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 50, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम are nominated by the president
elected by the members of local bodies of union territories, chosen by direct election in Puducherry, whereas nominated by द प्रेसिडेंट इन अदर टेरिटरीज। तो देखिए, चाहे जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, चाहे वो स्टेट्स में हो या यूनियन टेरिटरीज में हो, दोनों ही केसेस में आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात होती तो राज्यसभा में जो यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होंगे वहाँ पर स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है राज्यसभा के केस में, बट लोकसभा के केस में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, चाहे वो स्टेट की बात हो या यूनियन टेरिटरी की बात हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिफर्स टू। फर्स्ट रीडिंग की बात कर लें, द मोशन ऑफ लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द हाउस, द जनरल डिस्कशन ऑन द बिल एज अ whole where only the principle underlining the bill is discussed and not the details of the bill. The general discussion on the bill where the bill is discussed in detail, that state when the bill is referred either to select committee of the house or the joint committee of the two houses. तो जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है किसी भी बिल की, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होती। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, उसका जो टाइटल है उसको रीड करेंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताया जाएगा, कोई डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन दी हाउस, ये आपका जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, जब फर्स्ट रीडिंग होती है तो सेकेंड रीडिंग में जो होता है वो आपका डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी फर्स्ट रीडिंग के बाद में, ठीक है। जो भी डिस्कशन होगी, जो भी कमेटीज़ उसको स्क्रूटनाइज करेंगी, वो आपकी सेकंड रीडिंग होगी। थर्ड रीडिंग में आपके पास बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है वो फर्स्ट हाउस से बिल जो है वो सेकंड हाउस में चला जाएगा, और सेकंड हाउस में बिल पास होगा या उसके ऊपर डेडलॉक होगा, जो भी केस बनेंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट भी हैं आपके जो किसी भी बिल को असेंट दे सकते हैं। अगर बिल को असेंट दे दिया तो वो लो बन गया, अगर तो विदहोल्ड कर लिया तब तो बिल एकदम लैप्स हो गया, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर रिकन्सिडरेशन के लिए दिया तो दोबारा से अगर सेम टू सेम बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट को आफ्टर रिकन्सिडरेशन दोबारा से सेम टू सेम बिल जाते हैं, तो उनको अपनी असेंट जो है वो मैंडेटरी है देनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आपके पास अगला क्वेश्चन है, consider the following statements, ministers are liable for official acts done by the president or the governor on their advice, can be sued for crimes as well as torts in ordinary courts like common citizens। देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आपकी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट या गवर्नर ने कोई भी काम किया उसके लिए उनकी जवाबदेही नहीं है, दे आर नॉट लाइबल, ठीक है। क्यों नहीं लाइबल, से फॉर एग्जांपल आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन या गवर्नर के इलेक्शन जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, कर दिए, ठीक है, किन्हीं भी रीज़न से, तो जो क्या काम किए होंगे वो भी इनवैलिड हो जाएंगे, जो गवर्नर या प्रेसिडेंट ने उतने टाइम पे काम किए होंगे। जी नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो वो हमेशा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो काम होंगे उनको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है एकदम। जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। आपके एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, आर्टिकल 105 में आपके पास एमपीज के या मिनिस्टर्स की प्रिविलेजेस है। आर्टिकल 194 में आपके स्टेट्स लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रिविलेजेस हैं। तो इनको जो है वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो कॉमन सिटीजन से थोड़ी सी अलग है। तो आपके पास इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, Which of the following bills requires prior assent of the president before presenting in the parliament? किस बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट लगती है? अ बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, जी हाँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट जो है वो चाहिए।
अब मनी बिल में भी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की, तभी मनी बिल आता है। अ बिल विच इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें भी चाहिए। अ बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इज वेस्टेड। तो ये जो चारों की चारों स्टेटमेंट्स है आपके पास, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन चारों ही केसेस में प्रायर रिकमेंडेशन या प्रायर असेंट लगती है प्रेसिडेंट की। ठीक है जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2, द राज्यसभा एंड लोकसभा आर कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट on some subjects they have unequal powers, which of the following matters depict the difference of powers between the two houses। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया आपका। पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्या वो उसमें सेम टू सेम पावर है, इक्वल पावर है? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सिर्फ इसमें प्रिविलेज है, इसमें लोकसभा में ही आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर पावर टू बोथ ऑफ ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करें तो ये भी राज्यसभा में, इसमें सिर्फ डिस्कशन हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए जो इम्पीचमेंट है जजेस की, किसी भी हाउस, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जो है इसके रिगार्डिंग जो रेसोल्यूशन में लाया जा सकता है। आपके पास सिर्फ कंडीशन इतनी है कि जब लोकसभा में ये रेसोल्यूशन आएगा इम्पीचमेंट जजेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको 100 मेंबर्स के साइन चाहिए या अप्रूवल चाहिए, और राज्यसभा में आपको 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। तो स्टेटमेंट पासिंग, नेक्स्ट है पासिंग ऑफ लॉज इन द इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। यस, आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास ये स्पेशल प्रिविलेज है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है आपका 2/3 मेजोरिटी से नेशनल इंटरेस्ट में। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 312 राज्यसभा के पास पावर है। तो आपके पास 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, elected members of the upper house of parliament, elected members of upper house of the state legislature, elected member of lower house of state legislature। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव का लोअर हाउस है, यानी कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो वोट कर सकते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।